हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले हम पहचानते हैं, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उससे पहले हमने फ्रीजिंग पॉइंट को जानना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को मैं डिफाइन करता हूँ। फॉर एनी सब्सटेंस the vapor pressure of its liquid state become equal to the vapor pressure of its solid state। कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ये उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो इस दौरान हम इसको बोलेंगे कि ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर होता है? यस, एग्जैक्टली सॉलिड स्टेट का भी वेपर प्रेशर होगा, लेकिन काफ़ी कम वेपर प्रेशर होता है सॉलिड स्टेट का। अगर कोई सब्सटेंस हम ले लें सॉलिड स्टेट में है तो उसका वेपर प्रेशर देखना चाहते हैं तो उसका वेपर प्रेशर इतना कम होता है कि अगर थोड़ा सा हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर लें तो इसके वेपर प्रेशर में सडनली डिक्रीज़ आता है, मतलब टेम्परेचर के साथ ये काफ़ी जल्दी डिक्रीज़ होता है। तो चलिए चेक करते हैं इसको ग्राफ के थ्रू के हम किस तरह पहचानेंगे कि वेपर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस तरह होगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ मैं ड्रा कर रहा हूँ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। ये हो गया आपका ग्राफ। यहाँ पे आप लिख दें वेपर प्रेशर जो कि इस साइड पे इंक्रीज़ होगा और इस साइड पे होगा टेम्परेचर। तो अगर सॉलिड का मैं ले लूँ, सॉलिड चूँकि हमने बोला है कि लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाए, इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट के बारे में मैंने बोल दिया कि इसका सडन क्या होता है, डिक्रीज़ आता है इसके वेपर प्रेशर में। तो अगर यहाँ पे मैं ले लूँ सॉलिड का वेपर प्रेशर बाई डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, इस साइड पे डिक्रीज़ आएगा टेम्परेचर का, इस साइड पे इंक्रीज़ आएगा, सही है। तो हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया तो सडन चेंज आ गया, मतलब डिक्रीजमेंट आ गई वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड में। तो ये हो गया प्योर सॉलिड का वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे हम एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं या कोई भी अदर सब्सटेंस लेते हैं, मतलब वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट लेते हैं या वाटर लेते हैं। तो कोई प्योर सॉल्वेंट ले लें। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एक प्योर सॉल्वेंट, चलें यहाँ पे लेता हूँ एक बीकर के अंदर मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया। अब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, बाई इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसके साथ साथ इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर हम इसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो इसके साथ इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा। सॉलिड के साथ जब ये एक जैसे हो जाए, मतलब वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, तो इस दौरान हम क्या बोलेंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसका। तो अगर मैं यहाँ पे लिक्विड का ले लूँ कि ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर के साथ साथ ये भी डिक्रीज़ होगा। एक टाइम आएगा कि ये एक पॉइंट को टच करेगा जहाँ पे सॉलिड का पॉइंट हो। तो सॉलिड के लाइन को एक पॉइंट पे टच कर दिया। अब इसी पॉइंट को अगर मैं ए का नाम दे दूँ तो ये होगा ए प्राइम। अब यहाँ पे ये डॉटेड लाइन के साथ कनेक्ट कर लें, हमारा पहला पॉइंट ये आ गया। लेकिन ये प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का। तो प्योर सॉल्वेंट का है तो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ TF0, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, ये TF0, फ्रीजिंग पॉइंट इसका आएगा नॉट से। अब दूसरा पॉइंट मैं B पॉइंट लेता हूँ। वो पॉइंट हम किस तरह लेंगे, अगर इसी सॉल्वेंट के अंदर मैंने कुछ सल्यूट डाल दिए, लेट सपोज एडिशन ऑफ सल्यूट कर दी, सल्यूट ऐड कर दिए, तो सल्यूट की वजह से इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट से कम आएगा, सही है ना। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया B पॉइंट। अब B पॉइंट क्या है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो A पॉइंट से कम होगा, क्योंकि हमने सॉल्वेंट डाल दिए हैं और सल्यूट डाल दिए हैं, और सल्यूट कौन से हैं, सल्यूट आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सल्यूट। तो ये क्या करेगा, डिप्रेस करेगा इसके फ्रीजिंग पॉइंट को। तो यहाँ पे इसी के साथ टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो इसके साथ इसका वेपर प्रेशर भी
डिक्रीज़ होगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये सॉलिड के वेपर प्रेशर को टच करेगा। ये हमें मिल गया इसका दूसरा पॉइंट। अब इसी पॉइंट को डॉटेड लाइन के साथ कनेक्ट कर लें, इसी टेम्परेचर के साथ लाइन के साथ, तो यहाँ पे आपको मिल गया TF, सही है ना, टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर। तो इन दोनों टेम्परेचर TF0 और TF के बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो इस टेम्परेचर है उसमें जो चेंज आ रहा है ये एक्चुअली TF और TF0 के बीच। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन इसका लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन मैं इस साइड पे लिखूँगा। इक्वेशन इसका किस तरह लिखेंगे, डेल्टा TF ये बड़े टेम्परेचर में से छोटे को माइनस करना है, मतलब TF0 माइनस TF। तो यहाँ पे टेम्परेचर आ गया TF0 माइनस TF, ये इसका चेंज इन टेम्परेचर आ गया। अब अगर हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी देखना चाहते हैं, एक्चुअली ये क्या है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो आ रहा है ये एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की वजह से, जब हमने सल्यूट डाल दिए तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन अ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। और कौन से सल्यूट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो कि टेम्परेचर का इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे सल्यूट हमने डाल दिए। अब यहाँ पे बुक के मुताबिक अगर हम जाएंगे तो उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की जगह मोलेलिटी यूज़ की है। मोलेलिटी क्यों यूज़ की है, क्योंकि मोलेलिटी भी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। तो यहाँ पे इजीली हम कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की जगह मोलेलिटी लिख सकते हैं। तो डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी, ये मोलेलिटी के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म कराना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा होगा, KF का लगेगा। तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू M। अब KF क्या है, तो KF को मैं साइड पे लिख रहा हूँ कि KF आर एक्चुअली मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। अब अगर मोलिलिटी के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम इसी इक्वेशन को अरेंज करना चाहते हैं तो मोलिलिटी हमें पता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए सॉल्वेंट दैट आर इन किलोग्राम, ये मोलिलिटी की डिफिनीशन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हैं, तो इससे एक इक्वेशन निकालना चाहता हूँ मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। M0 का मतलब है मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ए सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसी नंबर ऑफ मोल्स की जगह, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह ये वैल्यू पुट कर लें तो मोलिलिटी आ जाएगी। मोलिलिटी विल बी इक्वल टू, अगर मैं ये पुट कर लूँ, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय वेट इन किलोग्राम। इसको आप इक्वेशन बी का नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे जो हमने निकाला है तो इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें। अब इक्वेशन बी को पुट कर लें इक्वेशन ए के अंदर तो आपको एक इक्वेशन आ जाएगा जिससे हम इजीली न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन करा सकते हैं। तो डेल्टा TF दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे KF अपना आ जाएगा और मोलिलिटी की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वेट इन किलोग्राम। ये एक जनरलाइज इक्वेशन आ गया जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर वेट यहाँ पे किलोग्राम में नहीं है
ग्राम में है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मोलर मास अपना आ जाएगा, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई वेट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये एक दूसरा इक्वेशन आ गया। आप इसको उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास मास क्या हो, ये ग्राम में हो। तो चलें इसको नोट डाउन कर ले, फिर इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या आएंगे। सो चले गाइस, अब हम क्या यूनिट की बात करते हैं। दोनों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों की यूनिट सेम आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यूनिट इसकी क्या आ सकती है। तो सबसे पहले मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखता हूँ, चेंज इन अ बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। ये हमने डिराइव किया है। और आज जो अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने कहा वो हमने डिराइव कर दिया, डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। दोनों में फ़र्क वाजे है। यहाँ पे ये बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर और यहाँ पे बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस कराना है। तो यूनिट इसकी किस तरह आएगी, अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट की जब हम बात करेंगे तो दोनों की यूनिट सेम है। मैं यहाँ पे एक की निकालूंगा तो दूसरे के आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी इन टू एम मल्टीप्लाइड बाई एम। अब यहाँ पे के बी की वैल्यू निकाल दें तो डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा। डेल्टा टी बी चेंज या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं सेंटीग्रेड, और नीचे मोलिलिटी है तो इसकी यूनिट आएगी मोलल। अगर आपके पास स्मॉल यूनिट है तो स्मॉल यूनिट में कन्वर्जन के लिए यहाँ पे सेंटीग्रेड की जगह केल्विन आ जाएगा। तो दूसरी यूनिट आप ये भी निकाल सकते हैं कि के बी विल बी इक्वल टू केल्विन डिवाइडेड बाई मोलिलिटी मोल्स पर किलोग्राम है। तो यहाँ पे पर किलोग्राम मतलब डिवीज़न में है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं केल्विन मल्टीप्लाइड बाई किलोग्राम पर मोल्स। तो ये यूनिट आ गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। सेम यूनिट आएगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, लेकिन यहाँ पे हमने एक और चीज़ लेनी है। लेट सपोज अगर कोई आपसे पूछे कि के एफ और के बी में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, सपोज़ कर लें बुक में ये वैल्यू गिवन है। अगर हम प्योर वाटर की बात कर लें, प्योर वाटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसकी अगर हम के एफ वैल्यू देखना चाहते हैं तो के एफ वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, 1.5 है, के कितना 1.05 आई थिंक 1.05। और यहाँ पे अगर हम के बी की वैल्यू देखना चाहते हैं तो ये गिवन वैल्यू है 0.53। तो हमेशा से के एफ विल बी ग्रेटर देन के बी। के एफ की वैल्यू हमेशा से ये गिवन वैल्यू है के बी से ज़्यादा होगी। तो ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेकेंड लेक्चर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लेके आएंगे। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और साथ में कमेंट में अपनी राय भी पेश कर लें।